हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था कैप्सूल। कैप्सूल का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कैप्सूल का इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने टाइप ऑफ कैप्सूल्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने हार्ड कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कैप्सूल की सेल के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने जेलेटिन टाइप ए और जेलेटिन टाइप बी के बारे में देखा था। फिर हमने जेलेटिन के इवोल्यूशन टेस्ट देखे थे सारे। फिर लास्ट में हमने कैप्सूल की साइज के बारे में पढ़ा था, जिसमें कैप्सूल की साइज 5, 4, 3, 2, 1, 0, 00, 000 नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई की गई है और किस कैप्सूल के साइज में कितनी ड्रग mg में और ml में आती है, तो वो सब हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम कैप्सूल के एवोल्यूशन टेस्ट सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टेस्ट है वो है एक्टिव कंटेंट ऑफ कैप्सूल। तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होती है, मैक्सिमम डोजेस फॉर्म में जो एक्टिव कंटेंट का जो ये टेस्ट रहता है, ये 100 ± 10%, मतलब ±10% का वेरिएशन चलता है। तो ये इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब वेट वेरिएशन टेस्ट कैप्सूल का ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें लिखा हुआ है कि लेस देन 300 mg उसमें 10% है, और मोर देन या 300 mg उसमें 7.5% वेट वेरिएशन है। एग्जाम्पल, आपको अगर 300 mg दिया रहता है, इसमें वेट वेरिएशन कितना होगा, तो इसमें क्या वेट वेरिएशन आएगा, तो इसमें आएगा 7.5%। अगर आपको दिया जाए 299, तो उस केस में कितना आएगा, 10% आएगा। मतलब 300 mg से लेस देन हुआ तो 10% है, या फिर 300 mg या उससे ज़्यादा हुआ तो 7.5% है। मैंने आपको टेबलेट का टेस्ट भी बताया था IP के अकॉर्डिंग, आपको पता होगा 80 mg हमने माना था, वहाँ से 250 माना था। तो वहाँ पे इसका थोड़ा अपोजिट था। अगर मेडिसिन 80 mg या इससे लेस देन होगी तो उस केस में कितना होगा, 10% होगा। अगर 81 से लेके 249 के बीच में होगी तो 7.5, फिर 250 से अबो होगी तो उसके लिए 5% है। तो वहाँ 3 रेंज थी और यहाँ पे 2 रेंज है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन अभी एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आया था। इसके बाद डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो मैंने आपको बताया 2 टाइप के कैप्सूल्स होते हैं। एक होता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, दूसरा होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के 2 पार्ट होते हैं, कैप और बॉडी, और सॉफ्ट जेलेटिन एक ही पार्ट होता है पूरा, जिसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। अभी जो हार्ड कैप्सूल है, इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो रहता है 30 मिनट, और ये सॉफ्ट है इसका रहता है 1 आवर। तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, सॉफ्ट कैप्सूल हमें लगता है जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा, पर ऐसा नहीं होता। ये 1 आवर रहता है। इसका मॉइस्चर कंटेंट कितना रहता है, ये कम रहता है। हार्ड जेलेटिन का मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है, ये भी हमने देख चुके हैं पीछे। इसके बाद इंटेरिक कोटेड जो कैप्सूल आते हैं, जैसे ओमापेराजोल का आता है, ओमापेराजोल का कैप्सूल, तो उसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम रहता है वो 3 आवर रहता है। मतलब 2 आवर के बाद डिसइंटीग्रेशन होना चालू होता है इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम प्लास्टिसाइजर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैप्सूल के अंदर प्लास्टिसाइजर डाला जाता है उसके जेलेटिन के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्लास्टिसाइजर का रोल क्या रहता है। तो ये क्या करेगा, ये कैप्सूल की सेल की इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसको बढ़ाता है। जब प्लास्टिसाइजर ज़्यादा डालेंगे तो उसका इलास्टिक नेचर कैप्सूल का बढ़ जाएगा। अब प्लास्टिसाइजर में हम क्या यूज़ करते हैं, तो सोर्बिटोल यूज़ करते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, कैस्टरोल, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो प्लास्टिसाइजर का जो रेशियो होता है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। अगर हॉट इन्वायरमेंट है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम हार्ड कैप्सूल बनाएंगे। इसकी जो इलास्टिसिटी थोड़ी कम रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में भी वो वैसे ही सॉफ्ट हो जाए या फिर मेल्ट हो जाए जेलेटिन की सेल। तो इसलिए हम क्या रखते हैं, ये रेशियो रखते हैं 0.4:1। तो ये 0.4 किसका रेशियो है, ये सोर्बिटोल का है कंपेयर टू अपने जेलेटिन। इसी तरह मीडियम रेंज में हम ज़्यादातर क्या रेशियो रखते हैं, 0.6:1। और अगर अपना जो कोल्ड इन्वायरमेंट ड्राई एरिया है, वहाँ पे पता है कि ऑलरेडी सॉफ्ट
जो सेल होती है वो हार्ड हो जाती है, तो उस केस में हमें प्लास्टिसाइजर का रेशियो इंक्रीज करना पड़ता है। उसमें हम 0.8 प्लास्टिसाइजर और 1 लेते हैं हम अपना जो ये जिलेटिन। तो ये रेशियो नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम में कि 0.8 to 1 रेशियो ये किसके लिए होता है, सॉफ्ट नेचर की जो सेल होती है उसके लिए होता है, और कहाँ पे यूज होता है, कोल्ड एंड ड्राई एरिया के लिए। इसी तरह 0.4 किसके लिए, हॉट ह्यूमिड एरिया के लिए यूज किया जाता है। तो इतना बेसिक आपको आइडिया रहना चाहिए। अब हम प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है जिलेटिन की जो सेल होती है वो प्रोटीन नेचर की रहती है और उसके ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और जिलेटिन की जो सेल की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे लॉन्ग टाइम के लिए, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव इसके अंदर डालते हैं। अब कौन से प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो वो डालते हैं हम मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन, और भी हो सकते हैं पर ज़्यादातर ये मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन ही प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। दोनों यूज करते हैं, दोनों का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ कैप्सूल सेल की तो उसमें 4:1 रेशियो यूज किया जाता है। मिथाइल पैराबीन 4 और प्रोपाइल पैराबीन 1 यूज किया जाता है। इसी तरह अगर मैं सिरप में बात करूँ तो सिरप में 10:1 ये रेशियो यूज किया जाता है दोनों का। तो एक बार जीपेट में क्वेश्चन आया था 2018 या 2019 में, वहाँ रेशियो पूछा था तो सिरप के अंदर 10:1 है। कैप्सूल में पूछे, कैप्सूल सेल के अंदर पूछे तो 4:1 रेशियो यूज किया जाता है मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गलत हो सकता है आपका एग्जाम में, तो इसलिए याद रखना सिरप के केस में 10:1 है। और ये जो प्रोपाइल पैराबीन है ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है वाटर सोलिबिलिटी ऑफ मिथाइल पैराबीन की, इसीलिए हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं। अगर इसकी वाटर सोलिबिलिटी अच्छी होती तो हम प्रोपाइल पैराबीन लेते ही नहीं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और हम कैप्सूल के सेल के अंदर ओपेसिफाई एजेंट डालते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो चुकी है। ओपेसिफाई एजेंट के अंदर हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड डालते हैं। ये हम हर कहीं यूज करते हैं, क्रीम या फिर कोई भी ऐसी ट्रांसपेरेंट चीज़ है जिसको हमें ओपेक बनाना है, वहाँ पे हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज करते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे बहुत सारी सनस्क्रीन क्रीम आती है, उसके अंदर भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड डालते हैं, वहाँ पे इसका कुछ अलग रोल रहता है और यहाँ पे कुछ अलग रोल है। फ्लेवरिंग एजेंट भी डाल सकते हैं। पता है आपको जिलेटिन का जो ऑर्डर होता है वो बहुत बैड होता है, इसलिए हम फ्लेवरिंग एजेंट भी डालते हैं और कुछ कलरेंट भी डालते हैं। तो आपने अलग अलग टाइप के कैप्सूल देखे होंगे, ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, तो डिफरेंट टाइप के कलरेंट भी हम यूज करते हैं। अब हम कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कितना एरिया रिक्वायरमेंट रहता है मिनिमम कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो 25 मीटर स्क्वायर एरिया मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है। इसके बाद जो कैप्सूल बनाने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है, तो मशीन कई बार एग्जाम में उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो अगर अपना जो पाउडर है, जो भी मटेरियल है वो पुअर फ्लो कर रहा है, उसका फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, तो उस केस में हम ये मशीन यूज करते हैं। जनासी है, फार्मेट है, मेकोफार है और MG2 है। तो कई बार कुछ पूछते हैं जनासी कहाँ यूज की जाती है, तो पुअर फ्लो मटेरियल के लिए यूज की जाती है। इसके बाद जो फ्री फ्लोइंग मटेरियल है जो इजीली फ्लो हो जाता है, उसके लिए हम लिली, ओसाका, पेरी, पार्क डेविस, होप लिंकर ये मशीन यूज करते हैं। इसमें ओसाका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाइब्रेशन मैकेनिज्म पे काम करती है। तो होपर में जो मटेरियल नीचे आता है वो वाइब्रेशन के बेसिस पे आता है। ये मशीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की है, ये आपको याद रखना है। तो आपको जनासी याद रहना चाहिए और ओसाका याद रखना चाहिए। ओसाका किस मैकेनिज्म से काम करता है, तो ये वाइब्रेशन मैकेनिज्म पे काम करता है ये मशीन। और ये जनासी वगैरह है, ये पिस्टन पंप मैकेनिज्म से काम करती है। इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस नाम याद रहना चाहिए। यहाँ नीचे लिखा है जनासी हैंडल एवरी टाइप ऑफ मटेरियल इन कैप्सुलेशन ऑफ स्लग। अब हम कैप्सूल के मशीन के पार्ट के बारे में देखेंगे। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला है रोटावेट। तो आपको पता है रोटावेट का क्या काम रहेगा, तो ये वेइंग जो कैप्सूल का वेट है उसको मेजर करता है। ये किस बेसिस पे मेजर करता है, तो ये एक्सरे रे होती है उसकी हेल्प से, रेडिएशन की हेल्प से ये वेट मेजर करता है रोटावेट, वेइंग द कैप्सूल बेस्ड ऑन एक्सरे। इसके बाद है रोटासोट। तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ये तो नाम से पता चल जाएगा। बट ये जो रोटासोट है ये क्या करता है, ये रिमूव करेगा शॉर्ट या डिफेक्टेड कैप्सूल। तो जब कैप्सूल बन जाते हैं तो इनमें से बहुत सारे सॉफ्ट मतलब जो एम्प्टी कैप्सूल्स रहते हैं या डिफेक्टेड कैप्सूल रहते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली ये रोटासोट क्या करेगा, सेपरेट करेगा। इसके बाद वेरी कैप 1200
1200। इसके बारे में पूछते हैं तो ये भी क्या है, वेइंग पार्ट है, ये भी कैप्सूल को वेट करता है। तो किस बेसिस पे, तो कैपेसिटेंस वेरिएशन की बेसिस पे। तो आपको पता है कैप्सूल में कई बार वेट वेरिएशन आ जाता है, तो वेट वेरिएशन वाले कैप्सूल अपने आप ही रिजेक्ट हो जाए, निकल जाए, इसलिए ये पार्ट यूज किए जाते हैं कैप्सूल मशीन के अंदर। इसके बाद रोटाफील, तो आपको पता है ये क्या काम आएगा, तो फील पेलेट इन कैप्सूल। तो आपको ये दो ही इंपॉर्टेंट है, ये दो ही आपको याद रखने हैं। रोटा शॉट के बारे में तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो मशीन आपको दिख रही है, ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की फीलिंग वाली जो मशीन है, इसमें यहाँ पे बॉडी पार्ट सेट किया जाता है कैप्सूल का, जो आपको पता है ये बॉडी पार्ट है। इसके अंदर मटेरियल भरा जाता है, फिर यहाँ ऊपर से कैप वाला पार्ट डाला जाता है, जिसमें कैप लॉक हो जाएगा और इसमें ये प्लेट होती है, इसमें फोर्स लगा के हम ये कैप्सूल पूरा पैक हो जाता है। तो इतना सब एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बट ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की जो कैप और जो बॉडी बनती है, इसका मैकेनिज्म होता है, तो उसकी जो स्टेप है उसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। इसमें पहला है डिपिंग। तो होता क्या है, ये जिलेटिन का सॉल्यूशन बना रहता है मेल्टेड। अब ये कील की तरह सा रहता है, इसको नीचे डीप करना पड़ता है पहले, तो ये डिपिंग वाला प्रोसेस हो गया। इसके बाद स्पिनिंग, तो ये घूमे, ऊपर उठेगा, घूमेगा, फिर इसको ड्राइंग करेंगे। जब ये मेल्ट वाला पोर्शन है जिलेटिन, वो इस कील के अंदर डीप करेंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा। फिर इसको स्पिनिंग करेंगे, फिर इसको ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करने के बाद करेंगे स्ट्रिपिंग करेंगे, फिर फाइनली ट्रिमिंग करेंगे और फिर लास्ट में ये पार्ट को हटा देते हैं। ऐसा कुछ स्टेप रहते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको कई बार सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि कैप्सूल के जो सेल बनाए जाते हैं बॉडी पार्ट, उसके लिए क्या क्या सीक्वेंस रहते हैं। तो सबसे पहले डिपिंग है, स्पिनिंग है, ड्राइंग है, स्ट्रिपिंग है, ट्रिमिंग है, जॉइनिंग है। तो इनकी सीक्वेंस के बारे में आपको पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की मशीन्स के बारे में देखेंगे। तो आपको पता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर ऑयल या फिर कोई लिक्विड भरा जाता है और इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट रहता है। अभी कैसे बनता है वो देखेंगे। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, ये अपना प्रोडक्ट मटेरियल टैंक है। इसके अंदर अपना जो एपीआई है ऑयल फॉर्म वाला वो रहता है, और यहाँ पे जिलेटिन टैंक है जिसके अंदर मेल्टेड जिलेटिन रहता है। तो इसका टेम्परेचर पूछते हैं तो कितना रहता है, 57 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जिलेटिन क्या रहता है, मेल्ट फॉर्म में रहता है। फिर ये मेल्टेड जो जिलेटिन है ये यहाँ से नीचे आता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहता है, कूलिंग ड्रम लगे रहते हैं, और कूलिंग ड्रम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पे जिलेटिन क्या होता है, जम जाता है। ये लिक्विड फॉर्म से क्या हो जाएगा, ये यहाँ जम जाएगा, और यहाँ पे जैसे ड्रम घूमेगा तो यहाँ पे रिबिन बन जाएगी। तो ये जो रिबिन बनेगी, इसकी थिकनेस कई बार पूछी जाती है, तो 0.85 mm कुछ थिकनेस इसकी रहती है। और ये जो रिबिन बनेगी, ये रिबिन यहाँ ऊपर आएगी, ये प्रोसेस दोनों साइड से चलती है, यहाँ से भी रिबिन आएगी और यहाँ से भी रिबिन आएगी, और यहाँ पे अपना एपीआई है। तो जो ऑयली फॉर्म वाला एपीआई यहाँ पे गिरेगा और यहाँ पे दोनों रिबिन यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे डायरोल दिख रहे हैं। अभी जो डायरोल है, इसके अंदर क्या रहता है, छोटे छोटे डाइस रहती है, उस डाइस के अंदर एपीआई जाएगा और जिलेटिन की रिबिन आएगी। तो एपीआई जिलेटिन रिबिन का यहाँ ऐसा मैकेनिज्म रहता है, जैसे यहाँ पे ये रिबिन आ रही है और यहाँ पे एपीआई आ रहा है, जैसे एपीआई इस डाई में भर जाएगा और यहाँ पे जिलेटिन रिबिन है ऑलरेडी, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे डाई में सीलिंग हो जाएगी जिलेटिन से इस एपीआई की, और छोटे छोटे कैप्सूल बन के नीचे गिरेंगे। तो इस तरह से कैप्सूल नीचे गिरते हैं और यहाँ पे कैप्सूल स्टोर किया जाता है, और यहाँ वेस्ट जिलेटिन नीचे आ जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस रहती है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, ये जो सीलिंग टेम्परेचर रहता है जिलेटिन का, वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इतना रहता है। और ये जिलेटिन का टैंक का कितना रहता है, वो 57 डिग्री सेल्सियस टू 60। और ये जो कूलिंग डायरोल है, कूलिंग ये ड्रम है, इसका 10 टू 13 रहता है। इतना बस टेम्परेचर याद रखना है। अभी जो सॉफ्ट जिलेटिन के कैप्सूल बन जाएंगे, तो अभी ये जो सॉफ्ट जिलेटिन के कैप्सूल बन गए हैं, इसको ड्राई करना पड़ेगा। तो इसको ड्राई करने के लिए अलग टाइप के मैकेनिज्म रहते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन कौन से मैकेनिज्म में ड्राई करने के, तो फर्स्ट है ट्रे ड्रायर, दूसरा है वैक्यूम से भी हम ड्राई कर सकते हैं, तीसरा IR रेडिएशन से भी हम ड्राई कर सकते हैं। इसके बाद ये टम्बल ड्रायर। तो ये जो टम्बल ड्रायर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। टम्बल ड्रायर यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को ड्राई करने के लिए। ट्रे ड्रायर भी इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम, IR, चारों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आपको पता है, जब ये सॉफ्ट
सॉफ्ट सेल की जो रिबिन बनती है जिलेटिन की, इसके ऊपर हम कंटिन्यू लुब्रिकेंट अप्लाई करते रहते हैं ताकि ये सॉफ्ट बनी रहे। और ये लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं तो फाइनल क्या, जब कैप्सूल बनते हैं तो कैप्सूल के ऊपर बहुत सारे लुब्रिकेंट लगा रहता है। अब इस लुब्रिकेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नेफ्थलीन स्प्रे करते हैं, रिमूव द लुब्रिकेंट। तो ये भी आपको याद है। फाइनली हमने कैप्सूल को अच्छे से पढ़ लिया है। कैप्सूल में इतना ही पूछा जाता है और इसके बाद हम सस्पेंशन और इमल्सन पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।